नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। तो जनरली जो लोग रोबोटिक्स एंड आईओटी में काम करते हैं वो लोग कभी कभार कंफ्यूजन में आ जाते हैं कौन सा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड किस प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा। तो आज के वीडियो इसके ऊपर है। हम लोग एक कलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड लाए हैं जिसके डिटेल्स हम जानने वाले हैं जो कि जनरली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आज के कंटेंट्स क्या क्या रहने वाला है। तो पहले रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा जो कंटेंट्स में ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, ये चीज हम देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एंड उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि जनरली डिजाइन किया जाता है डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो लोग रोबोटिक्स एंड आईओटी में काम करते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें रहता है माइक्रो कंट्रोलर वाला। तो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एक ह्यूमन ब्रेन की तरह और एक हेड की तरह काम करता है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इसमें प्रोसेसर, मेमोरी, जीपीआईओ पिन एंड डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हो गए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है। तो ये होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। तो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में। तो अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। ओके, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आता है प्रोसेसर। एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मेनली ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर व्हिच एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। हम एनालॉजी लगाएंगे तो हमारा ह्यूमन ब्रेन की तरह है, जैसे कि हमारा आईज, ईयर्स, ये इनपुट डिवाइसेस है, मतलब इनपुट लेते हैं, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके कुछ टास्क एग्जीक्यूट करता है। उसी सेम एनालॉजी को लगा के हम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को हम बता सकते हैं प्रोसेसर उसी रोल प्ले करता है हमारा ब्रेन के जैसा। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस, प्रोसेस डाटा एंड मैनेज मेमोरी, ऑल ऑफ दिस थिंग्स प्रोसेसर मैनेज करता है। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में डिफरेंट प्रोसेसर आता है, जैसे कि हम लोग आर्डिनो उनो में देख सकते हैं एटमेगा 328P प्रोसेसर या सीपीयू, मतलब हम प्रोसेसर को जनरली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो सीपीयू यूज हुआ है आर्डिनो उनो में, जो कि 8 बिट बेसिस में, मतलब बीट विड्थ इसका 8 बिट है। 8 बिट मतलब 1 बाइट, एक टाइम में 1 बाइट वो डाटा प्रोसेस कर सकता है। और 32 बिट मतलब एक टाइम में 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स डाटा प्रोसेस कर सकता है। तो इसका बीट विड्थ एटमेगा 328 का 8 बिट है। एंड ये इसका आर्किटेक्चर एवीआर बेस्ड रिस्क है, मतलब एवीआर रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ESP32 में हमारा डुअल कोर टेंसिल का एक्सटेंसर यूज हुआ है प्रोसेसर। एंड ये 32 बिट विड्थ है। एंड इसका आर्किटेक्चर भी वही रिस्क है। हमारा रास्पबेरी पाई का आर्किटेक्चर आर्म है, जो कि जनरली जिसका प्रोसेसर आर्म कॉर्टेक्स होता है, आर्म कॉर्टेक्स A72 डिफरेंट टाइप अवेलेबल होता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं। ये प्रोसेसर का कुछ आइडिया है। हर एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का एक स्पेसिफाइड प्रोसेसर स्पेसिफाइड प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन होगा, जो कि उसके साथ आता है। हम उसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से
हम यूज करते हैं। तो प्रोसेसर का हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। देन हमारा आता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मेनली डिफाइन करता है हमारा जो प्रोसेस हुआ ना डाटा, तो कितना जल्दी या कितना फास्ट एग्जीक्यूट करता है। लाइक एक डाटा कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता है, वो चीज बता रहे हैं हमारा क्लॉक स्पीड। तो वो मेनली इन टर्म ऑफ मिली हर्ट्ज ना मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, इसके टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये हमारा फास्टनेस ऑफ द कंप्यूटर को बताता है। लाइक हमारा मोबाइल का जो स्पीड है, लाइक ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए, सपोज हम लोग कैलकुलेटर ओपन किए तो उसमें जो ऐड कर रहे हैं ना, कितना जल्दी वो ऐड कर पाएगा, वो क्लॉक स्पीड डिफाइन करता है। कुछ भी टास्क हम जो करते हैं वो क्लॉक स्पीड के हिसाब से होता है। तो हमारा स्पीड टास्क के लिए हाई क्लॉक स्पीड होता है, एंड स्मॉल टास्क के लिए मतलब स्मॉल क्लॉक स्पीड में स्लो होता है हमारा टास्क एग्जीक्यूशन। जैसे कि हमारा ऑर्डिनो मेगा में हम लोग देख सकते हैं, ऑर्डिनो उनो में हम देख सकते हैं 16 मेगाहर्ट्ज का एक लाइक क्लॉक स्पीड होता है उसका 16 मेगाहर्ट्ज, एंड ESP32 में 240 मेगाहर्ट्ज। तो बेसिकली क्लॉक स्पीड बढ़ने के साथ इसका हीट भी बढ़ता है, क्योंकि जितना जल्दी एग्जीक्यूशन होता है उतना जल्दी उतना पावर कंजप्शन होता है, एंड उतना हीट भी होता है। तो क्लॉक स्पीड भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा स्पेसिफिकेशन का। उसके बाद हमारा आएगा आर्किटेक्चर, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। आर्किटेक्चर हमारा डिफरेंट जो प्रोसेसर डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर बेस होता है। जैसे कि मैं बताया था अर्डिनो उनो, वो रिस्क आर्किटेक्चर बेसिस में है, मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर टाइप। इसके बारे में मैक्सिमम चीज, मतलब ज्यादा चीज एक्सप्लोर करने के लिए हम प्रोसेसिंग एमपीएमसी वाला पार्ट में मैक्सिमम चीज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आर्किटेक्चर, जो कि डिफाइंड होता है डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिफरेंट ESP32 के लिए 32 बिट एक्सटेंसा रिस्क, वो भी रिस्क बस हमारा आर्किटेक्चर है, इसलिए रिस्क लिखा गया। STM32 के लिए 32 बिट आर्म कॉर्टेक्स M4। आर्म कॉर्टेक्स मतलब अब समझ पा रहे हैं, ये एक रास्पबेरी पाई बेस आर्किटेक्चर है। मतलब रास्पबेरी पाई जो मैन्युफैक्चर होता है वो इस आर्म कॉर्टेक्स बेसिस में, मतलब उसके आर्किटेक्चर बेसिस में। तो उसके बाद हमारा आएगा फ्लैश मेमोरी। ये जो हम ऑर्डर में पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें आगे जाके जो पैरामीटर होंगे उसके साथ कनेक्टेड होंगे। ये देखो, ये चीज हमको याद रखना होगा। फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूज्ड टू होल्ड द प्रोग्राम कोड। लाइक ये एक्चुअली हम जब बोर्ड को पावर ऑफ करते हैं, ये तब भी स्टोर करके रखता है हमारा डाटा को। तो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये राम नहीं है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि वोलेटाइल होता है। ये एक नॉन वोलेटाइल, ये चीज याद रखना है हमको। ये हमारा प्रोसेसर का एक पार्ट होता है, जो हमारा कंट्रोलर का एक पार्ट होता है। ये सारे मिलकर एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा फ्लैश मेमोरी है, ये डाटा को रिटर्न करता है, एंड हायर फ्लैश मेमोरी मींस मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड। तो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ऑर्डिनो उनो में 32 KB मतलब किलोबाइट मतलब फ्लैश मेमोरी होता है। उसमें 2 KB फॉर बोट लोडर। बोट लोडर के बारे में जब देखेंगे उसके बारे में हम देखने वाले। बोट लोडर के ऐसा एक चीज होता है जो कि जो प्रोसेस हमारा फ्लैश मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक कोड कंटेंट करता है क्या हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को रीसेट करने के लिए, एंड जो कि फीड करेगा हमारा कंप्यूटर से कोड। समझ में आया? तो उसके बारे में देखने वाले हैं बोट लोडर वाला पार्ट में। पर ये चीजेस होता है, एंड हमारा देख सकते हैं ESP32 में 4 MB to 16 MB तक फ्लैश मेमोरी हमको मिल जाता है। देन उसके बाद आ जाता है SRAM, जो कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि यूज्ड होता है टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमारा जो SRAM है, ये वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, स्टैक डाटा, ये सारी चीजें स्टोर करता है। लाइक जब हम कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, स्टैक्स होते हैं, फंक्शन कॉल्स होता है, ये SRAM में होता है एक्चुअली। तो वो चीज SRAM करता है। मोर SRAM बेटर मल्टीटास्किंग
एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस। अच्छा हमारा SRAM रहेगा तो ये मल्टीटास्किंग रहेगा एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस भी उसका बढ़ जाएगा। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं हमारा Arduino Uno का 8 मेगा जो हमारा Arduino Uno है, जो 2 KB का SRAM मिलता है हमको, एंड ESP32 में हमको मिल जाता है 520 KB SRAM प्लस 8 MB PSRAM, तो वो भी मिल जाता है हमको। तो उसके बाद हम SRAM के बाद हम देखने वाले हैं EEPROM। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक ऐसा चीज होता है जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल्स डाटा है ना सेंसर का, जैसे कि कुछ कैलिब्रेशन डाटा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गया, ये सारे चीज को वो स्टोर करता है। तो हमारे डिफरेंट स्टोरेज पार्ट बन गया, मतलब हम देख सकते हैं कैसे हम डिफाइन हुआ। वोलाटाइल पार्ट एक हुआ, उसके बाद नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल में ये चीज होता है। वोलाटाइल पार्ट में हम लोग देखे कि जो आराम वाला पार्ट होता है, टेम्पररी एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे फंक्शन कॉल स्टैक के लिए यूज होता है। एंड नॉन वोलेटाइल में जैसे कि बूट लोडर वाला पार्ट आ जाता है, एंड स्टोरेज के लिए फ्लैश मेमोरी आ जाता है नॉन वोलेटाइल में। ये चीज देखिए, तो ये प्रेम उस टाइप का एक पार्ट होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल का पार्ट होता है जो कि सेंसर के डाटा एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के डाटा को स्टोर करता है। मोर राइट साइकिल कंपेयर टू फ्लैश मेमोरी बट स्लोअर देन SRAM। ऑफ कोर्स SRAM से स्लोअर होगा क्योंकि उधर डिफाइन होता है एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स और स्टैक डाटा, कुछ भी डिफाइन होता है। पर यहाँ पर डाटा होता है ना, बहुत डाटा आता है, लाइक कैलिब्रेशन में लाइक एनालॉग वैल्यूज बहुत सारे हो सकता है, तो स्लो होता है एज कम्पेयर टू SRAM। तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ये Arduino Uno में 1 KB का EEPROM मिल जाता है, एंड ESP32 में इमुलेटेड EEPROM यूजिंग फ्लैश, जो कि डिफाइन होता है हमारे हिसाब से, मतलब जो कि फ्लैश के हिसाब से डिफाइन होता है, उससे स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट पिंस, जो कि हम एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। मतलब एक्चुअली हम लोग जो काम करते हैं इसी के साथ काम करते हैं, GPIO पिंस में, जनरली हम GPIO पिंस बोलते हैं इसको। ये पिंस डिफरेंट सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डिस्प्ले, अदर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है इनपुट डिवाइसेस के हिसाब से। लाइक जो भी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, हम लोग यूज करते हैं GPIO पिन। जैसे कि डिजिटल पिन यूज होता है जनरली आउटपुट के लिए। डिजिटल पिंस मतलब जो 0 और 1 बेसिस में हाई एंड लो 0 1 1 बोल सकते हैं। एनालॉग पिंस रीड वेरिएबल्स एंड वोल्टेज लेवल्स, सेंसर रीडिंग के थ्रू डिफरेंट वोल्टेज लेवल रीड करता है एनालॉग पिंस। तो ये होता है हमारा GPIO पिंस। उसके साथ और PWM पिन से रहता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि हमारा सर्वोस कंट्रोल करने के लिए जनरली यूज होता है। जैसे हमारा 8 मेगा 328 Arduino Uno में 14 डिजिटल पिन, 6 एनालॉग पिंस होते हैं, एंड ESP32 36 GPIO पिंस बेसिस ADC कन्वर्टर, PWM पिन, I2C, SPI, UART कम्युनिकेशन, सारी चीजें अवेलेबल होता है सब IO पिंस के थ्रू, मतलब GPIO पिंस के थ्रू। तो वो चीज होता है। तो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट वेरीज करता है नंबर ऑफ GPIO पिंस, और वो एक फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज। एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज डिफाइन होता है, स्पेसिफाइड होता है जब मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफाइंड रिक्वायर्ड द ऑपरेशन फॉर द MCU। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को ऑपरेशन के लिए प्रॉपर वोल्टेज डिफाइन करता है। देन इम्पोर्टेंट फॉर कंपैटिबिलिटी विद सेंसर्स एंड मॉड्यूल्स। वो ऑपरेटिंग वोल्टेज लाइक हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, Arduino Uno में 3.3 वोल्ट पे अवेलेबल है, 5 वोल्ट पे अवेलेबल है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वहां से कभी कभार जो लोअर करंट सेंसर, जैसे छोटे मोटे सेंसर जो हो गए, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, वो सारी चीजें हम वहां से मतलब पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, एंड वो 5 वोल्ट के थ्रू, मतलब वहां पे भी इनका पिन भी होता है, वहां पर उसको पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। वो डिफाइन होता है, वो स्पेसिफाइड होता है, वो एक ऑल्सो एक क्रूशियल पैरामीटर होता है हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ESP32 के लिए 3.3 वोल्ट, एंड Arduino Uno के लिए 5 वोल्ट, एंड STM32 के लिए 3.3 वोल्ट। तो ऐसे हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं। तो उसके पास आता है हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर अब तक डिजाइन हो गया, तो हम जो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो वो देखने वाले हम लोग।
allows the microcontroller to communicate with sensors, modules and computers। एक लैंग्वेज की तरह होता है दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमारा आर्डिनो उनो में यूआरट यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, I2S इनर इंटीग्रेटेड सर्किट, SPI सीरियल प्रोसेसिंग मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, इस टाइप का कम्युनिकेशन सब यूज होता है, मतलब अवेलेबल होता है। एंड ESP32 में उस टाइप का मतलब हमको मिल जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारे इनबिल्ट मिल जाता है। एंड STM32 में उस टाइप की मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाए हैं जो कि तुमको मतलब आप लोगों को बेटर क्लैरिफिकेशन देगा। प्रोटोकॉल्स फॉर पोच एग्जांपल्स डिवाइसेस। UART बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन फॉर डीबगिंग एंड मॉड्यूल इंटरफेसिंग के लिए यूज होता है। एंड सीरियल मॉनिटर्स, जीपीएस मॉड्यूल्स इसमें यूज होता है एग्जांपल डिवाइसेस में। I2C कम्युनिकेशन जो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। लाइक I2C का डिवाइसेस यूज होता है लाइक जब हम 2 या 3 आर्डिनो या ESP32 यूज करेंगे, मतलब एक को एक ब्रांच बना के यूज करेंगे, लाइक एक अंडर दूसरे माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे तब I2C कम्युनिकेशन आता है। OLED डिस्प्ले में भी यूज होता है, ये सारे चीजें में यूज होता है। SPI कम्युनिकेशन फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स लाइक SD कार्ड हो गया, LCD स्क्रीन हो गया, इसके साथ हम SPI कम्युनिकेशन करते हैं, तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन हम जब जरूरत होता है। जब कैन बॉस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी होता है, वो उसमें हम कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, एक प्रॉपर एरिया मतलब वो वाईफाई कम्युनिकेशन टाइप का एक होता है, लाइक ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। कार ECUs में यूज होता है, ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, तो वो इस पॉपुलरली यूज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में डाटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। आर्डिनो में डाटा अपलोड करने के लिए भी यूज करते हैं USB। एंड माइक्रो कंट्रोलर विद USB सपोर्ट में आता है, मतलब हाँ वो जनरली USB पिन के थ्रू ही हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर को फीड करते हैं कोड। एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ वो अवेलेबल रहता है, जैसे कि ESP32 ESP8266 में मिल जाता है हमको IoT एप्लीकेशन के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ वाईफाई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का। और ज्यादा चीजें हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाला पार्ट में, उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा चीज कम्युनिकेशन के डीपली, मतलब कोर कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखते हैं 10 पॉइंट, हमारा 10 नंबर पॉइंट जो कि ADC DAC PWM सिग्नल कन्वर्सेशन एंड कन्वर्सन एंड कंट्रोल वाला पार्ट। तो ये एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। तो ADC पिन एक्चुअली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन होता है, मतलब कन्वर्टर होता है। तो कन्वर्टर मतलब एक सेंसर का डाटा जो है वो एनालॉग के वैल्यू में आता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो ADC पिन यूज होता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन पिन यूज होता है। जो कि कभी कभार हम लोग जो सैंपल हम लोग देखे होंगे सेंसर्स लाइक, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं DST22 सेंसर में, वहां पे एनालॉग एंड डिजिटल पिन का ऑप्शन मिलता है। सेंसर के साथ हम लोग एनालॉग का पिन यूज करेंगे, डायरेक्ट सीरियल मॉनिटर में हम देख सकते हैं एनालॉग का वैल्यूज ऑल्सो। एंड हम लोग जैसे कि ESP32 की यूज करके वो एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में देता है, ताकि हमारे पास जब एनालॉग वैल्यूज है हम लोग उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। उसी टाइप का सेम उसका ऑपोजिट वर्जन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन हो सकता है, कन्वर्ट्स डिजिटल वैल्यूज इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, मोटर कंट्रोल के लिए होता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग। एक्चुअली सारे फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज है वो सारे एनालॉग ही है, जो हम एक्चुअली हमारा टास्क को इजी करने के लिए हम डिजिटल को आ रहे हैं, पर फिजिकल में जो है सारे ही एनालॉग है। तो मोटर कंट्रोल के लिए हम एनालॉग यूज करते हैं। देन PWM सिग्नल जैसे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो सर्वोस कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, LED डिमिंग के लिए यूज होता है, ऑडियो एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है PWM कम्युनिकेशन मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नाम जैसे ही बता रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये विड्थ के हिसाब से मॉड्यूलेट होता है, मतलब हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में वो ऐसा सिग्नल होता है वो विड्थ के हिसाब से वेरी करता है। देन हम लोग देखने वाला है एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं आर्डिनो उनो में 10 बिट ADC मतलब एनालॉग कन्वर्सन होता है। नो DAC अवेलेबल, मतलब हमारा जो ATmega 328 आर्डिनो उनो है उसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन नहीं होता है, पर PWM फैसिलिटीज होता है, हम लोग यूज करते हैं सर्वोस वगैरह कंट्रोल करने के लिए।
देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरप्रेट्स में हम देख सकते हैं enable the MCU to respond the external or internal events immediately used in real time application like button press and sensor trigger and critical task. ओके तो जब हम एक्चुअल टास्क मैनेज करते हैं, जब रिमोट कंट्रोल में हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जब लाइक आरसी कार कंट्रोल करते हैं या प्लेन कंट्रोल करते हैं, तब ये चीज इम्पोर्टेंट जो पड़ता है। लाइक ESP जैसे कि Arduino Uno में यहाँ पे 2 एक्सटर्नल इंटरफेस होता है एंड ESP32 में मल्टीपल GPIO पिन्स में GPIO पिन के थ्रू इंटरप्रेट्स होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन में जैसे कि कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर का कौन से पार्ट यूज करें वो चीज बता रहा है। तो वो ये भी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा गया है। एंड मोर चीज जानने के लिए हमारा हम जो बुक डिजाइन कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, टाइमर्स एंड काउंटर्स। तो टाइमर्स एंड काउंटर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरवल्स और जनरेटिंग प्रिसाइज डिलेज और काउंटिंग एक्सटर्नल फॉल्स। लाइक हम लोग देखे होंगे जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, हमारा जो प्रोग्राम आता है उसमें हम डिलेज देते हैं एंड डिले देने के बाद वो प्रोग्राम उतने तक वो पॉज होता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो वो टाइमर वो एंड काउंटर के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब ये एक उसी पार्ट में ये रोल प्ले करता है। जैसे कि एसेंशियल फॉर PWM जनरेशन, रियल टाइम क्लॉक्स एंड इवेंट काउंटिंग। IR सेंसर का हम यूज लेते हैं, जब IR सेंसर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट मूव करता है वो मोशन डिटेक्ट करता है, हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। जितने बार मोशन डिटेक्ट करेगा उसी के हिसाब से अपडेट होता जाएगा उसका वैल्यूज। तो उधर ये जरूरत आता है टाइमर्स एंड काउंटर्स। तो ये चीज है, जैसे कि ATmega 328 हमारा Arduino Uno में 3 टाइमर्स मिल जाता है, ESP32 में 4 जनरल टाइमर्स मिल जाते हैं, वॉचडॉग टाइमर भी मिलता है। वॉचडॉग टाइमर का हम देखने वाले हैं, एक अच्छा स्पेसिफिकेशन है, हम उसके बारे में भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं वॉचडॉग टाइमर। हाँ, ये चीज वॉचडॉग टाइमर नाम से क्या आया था, मतलब एक कुत्ता होगा, मतलब वॉच डॉग मतलब एक कुत्ता है, वॉच मतलब घड़ी, घड़ी कुत्ता, हाँ उसी के रिलेटेड है, उसी का रेफरेंस लेके ये नाम दिया गया है। डॉग सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है, लाइक वो आइज रखता है सारे एक्टिविटीज, मतलब अराउंड उसके अराउंड में जो एक्टिविटीज होता है उसके ऊपर आई रखता है। तो ये एक्चुअली एक ऐसा चीज है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में, जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब रैंडम एक्टिविटीज करता है, मतलब उसके प्रोग्राम अनएबल टू रेस्पॉन्ड हमारा जो कोड है उसको रेस्पॉन्ड नहीं जब नहीं करता है तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड खराब हो सकता है। तो उसके लिए एक वॉचडॉग टाइमर यूज होता है, WDT। वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को रीसेट कर देता है ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड खराब ना हो। एक बार खराब हो जाएगा तो हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते, पर जब कोड एक्चुअली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो एक्चुअली कोड अपलोड नहीं होगा, पर वो दोबारा रीसेट हो जाता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। जो लोग यूज किए हैं वो लोग देखे होंगे, जैसे कि ESP32 में हम लोग एक AI का मॉडल रन करने का ट्राई कर रहे थे, वो कोड उसके लिए हैवी हो रहा था, जो मेमोरी से ज्यादा हो रहा था, कुछ भी हैवी हो रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जा रहा था। वो चीज लिखा गया है कि रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर इफ बिकम्स ऑन रेस्पॉन्सिव और क्रैश डिटेक्शन, मतलब कुछ क्रैश हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड खराब ना हो। तो प्रिवेंट सिस्टम फेलियर्स इन क्रिटिकल एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑफ कोर्स ये सेव करता है, एक मतलब डॉग की तरह काम करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को। एंड डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड एंड डिफरेंट वॉचडॉग टाइमर मिलता है, मतलब 8-बिट वॉचडॉग टाइमर हमारा ESP30 मतलब ATmega 328 Arduino Uno में मिल जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी फीचर्स। सिक्योरिटी फीचर्स में हम देखने वाले हैं प्रोटेक्ट द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डाटा टेम्परिंग। लाइक ESP32 जैसे हो गया, कोई डिफरेंट डिवाइसेस उसको हैक करके उसमें डाटा डालना दे, इसीलिए वो सिक्योरिटीज अवेलेबल होता है। जैसे कि मैक एड्रेस हो गया, इसी मैक एड्रेस उसको एक स्पेसिफाइड दिया जाता है, तो उसी मैक एड्रेस जिसको मिलेगा उसको एक्सेस मिलेगा उसको अपडेट करने के लिए। इसी मैक एड्रेस को यूज करके हम लोग रिमोट बनाए थे, आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक सखा वाला प्रोजेक्ट हम लोग यूज किए थे वो मैक एड्रेस वाला। तो वो डिफाइन होता है लाइक ESP32 में सिक्योर बोर्ड, फ्लैश इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफिक एसिलेटर्स, ये सारे यूज होता है सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। देन हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर।
एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के लिए फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे तो टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो एक डिफाइंड टेम्परेचर रेंज में वो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर काम करते हैं, जो कि ये Arduino Uno के लिए हम देख सकते हैं -40°C to 85°C तक काम कर सकते हैं। ESP32 उससे थोड़ा बेहतर, मतलब उसके बेहतर रेंज में वो काम करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है एक आइडियल बिहेवियर ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर। जितना अच्छा हमारा आइडियल टेम्परेचर रेंज के अंदर रहेगा, तो हमारा हमारा माइक्रो कंट्रोलर का एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो हम लोग उसके बाद देख सकते हैं डेवलपमेंट टूल्स एंड आईडीज। तो डिफरेंट टूल्स एंड आईडीज हम लोग यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर को फीड करने के लिए या कोड अपलोड करने के लिए। Arduino के लिए Arduino ID मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड होता है, Arduino ID यूज कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म IO मतलब जो कि VS कोड में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। वो प्लेटफॉर्म IO के थ्रू हम अपलोड कर सकते हैं। ESP32 के लिए ESP IDSC अवेलेबल है, पर हम पॉपुलरली Arduino ID अवेलेबल करते हैं, मतलब यूज करते हैं। बोर्ड मैनेजर में बोर्ड हमको ऐड करना होता है, एंड प्रेफरेंस में हमको चेंज करना पड़ता है इसका जो प्रेफरेंस आईडी है, मतलब ESP32 का। इस टाइप का ये STM32 के लिए उसके भी आईडी है। IR एम्बेडेड वर्कबेंच भी है। पीस माइक्रो कंट्रोलर के लिए MP Lab X आईडी भी है। डिफरेंट आईडीज मिलता है हमको डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के लिए। उसके बाद चलते हैं हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ओके, पहला चीज हम Arduino, हम लोग नाम से ही पता चल रहा है, बहुत बार हम देख चुके हैं Arduino के बारे में। तो Arduino मार्केट में जनरली अवेलेबल है। इसके डिफरेंट बोर्ड्स जैसे Arduino Lenolado हो गया, Arduino Lilipad हो गया, Arduino Mega हो गया, Arduino Nano हो गया, Arduino Mini हो गया। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर, मतलब इसका वेराइटीज अवेलेबल होता है माइक्रो कंट्रोलर में। डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मतलब जनरली उसका GPIO पिन चेंज होता है। प्रोसेसर में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, पर कभी कभार उसका नया मॉडल नंबर लाइक नया वर्जन आ जाता है। क्लॉक स्पीड भी चेंज होता है। तो डिफरेंट कंट्रोलर बोर्ड मिल जाता है। Arduino के बारे में हम ज्यादा तो कुछ देखेंगे नहीं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है रास्पबेरी पाई पिको। एक रास्पबेरी पाई का एक मिनी वर्जन है। तो रास्पबेरी पाई पिको हमको मिल जाता है आर्म कॉर्टेक्स प्रोसेसर को लेके, और डुअल कोर प्रोसेसर होता है रास्पबेरी पाई पिको। एंड रास्पबेरी पाई 4, 5 ये सब आजकल अवेलेबल हो गया। 5 तो आज 5 भी अवेलेबल हो चुका है अभी तक। उसके बाद हम देखने वाले हैं ESP32। इसके साथ तो हम लोग काम कर चुके हैं। ESP32 डुअल प्रोसेसर टेंसिल का। इसका क्लॉक स्पीड 240 मेगाहर्ट्ज, ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट, इनपुट आउटपुट पिंस 34 GPIO पिंस, पेरिफेरल्स वाईफाई, ब्लूटूथ, PWM, I2C, SPI, UART। एक बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ESP32। इसका भी डिफरेंट बोर्ड्स मिल जाता है मार्केट में। ESP8266 मिल जाता है, ESP वेबकैम मिल जाता है, मतलब ESP कैम मिल जाता है। आई विल शो यू दो पिक्चर, इधर जो है उसका पिक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं STM32। STM32 हमारा माइक्रो कंट्रोलर, मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ज्यादातर यूज होता है। इसका प्रोसेसर वो आर्म कॉर्टेक्स बेस है। वेरीज बाय मॉडल के हिसाब से वेरीज करता है। इसका क्लॉक स्पीड 32 हर्ट्ज से 480 मेगाहर्ट्ज तक वेरी करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका 2 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक जाता है। इनपुट आउटपुट पिन 16 to 168 GPIO पिन। एक्चुअली एक इंडस्ट्रियलाइज बोर्ड है, मतलब इंडस्ट्रियली ज्यादातर यूज होता है, मतलब हम लोग यूज भी करते हैं इसको। ये एक रास्पबेरी का आर्किटेक्चर बेस्ड, मतलब हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि वो रास्पबेरी पाई जिस आर्किटेक्चर बेस है, ये भी वही आर्किटेक्चर बेस है, मतलब आर्म कॉर्टेक्स वाला। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट STM32 क्यूबल ID यूज करते हैं हम इसको, मतलब फीड करने के लिए कोड। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है टेंसी PJRC प्रोसेसर। इसका प्रोसेसर है आर्म कॉर्टेक्स M4। ये सारे मतलब रास्पबेरी पाई के छोटे मोटे मतलब वेराइटीज में बनाए गए हैं। इसका क्लॉक स्पीड 72 मेगाहर्ट्ज है। एंड डेवलपमेंट ID Arduino ID में इसको हम मतलब यूज कर सकते हैं। टेंसी 4.0 4.1 का जो
तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक ऑपरेशन वोल्टेज है इसका। एंड 10 से 3.2 3.5 3.6 में 3.3 वोल्ट, 10 से मतलब 3.3 वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका मिल जाता है हमको। उसके बाद हम देखने वाले हैं NXP LPC। NXP एक सेमीकंडक्टर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसका प्रोसेसर है ARM Cortex एंड क्लॉक स्पीड 24 मेगाहर्ट्ज से 204 मेगाहर्ट्ज तक वेरी करता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक जाता है। एंड GPIO पिंस वेरीज करता है इसके बोर्ड के मॉडल के हिसाब से। एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप प्रोसेसर हमारा पिक प्रोसेसर यूज करता है, वेरीज बाय मॉडल ऑल्सो। क्लॉक स्पीड इसका 8 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक वेरी करता है। एंड IO पिंस 8 to 64 GPIO पिंस मतलब मॉडल के हिसाब से वेरी करता है। डेवलपमेंट ID MPLAB X IDE में हम इसको मतलब यूज करते हैं, IDE में इसको फीड करने के लिए कोड। मतलब उसके बाद आता है रेनेसास MCU, जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियली यूज होता है। हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, इसके सारी बोर्ड्स वगैरह यूज होता है रेनेसास। ये भी ARM Cortex वाला डिजाइन मतलब आर्किटेक्चर बेस्ड है इसका प्रोसेसर। इसका क्लॉक स्पीड अप टू 240 मेगाहर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। डिफरेंट मॉडल अवेलेबल होता है मार्केट में, जैसे कि RL78, RA78 ऐसे डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल होता है। तो वो आप लोग देख सकते हैं इधर। एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं iSquare स्टूडियो में हम इसको कोड में फीड कर सकते हैं। एंड IAR एम्बेडेड वर्कबेंच, ये भी एक IDE है मतलब प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम इसको फीड कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, ये बहुत कॉम्प्लेक्स IDE है, मैं यूज किया हूँ मतलब iSquare स्टूडियो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इसका पेरिफेरल्स भी देख सकते हैं क्या क्या, PWM I2C SPI UART ADC DAC CAN Ethernet सारे अवेलेबल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियली यूज होता है। मैक्सिमम जो भी होना चाहिए कंट्रोलर बोर्ड में सारे अवेलेबल होता है। नंबर ऑफ GPIO पिंस ज्यादा होता है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लिए सारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बारे में। तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। एंड कभी कभार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कभी कभार कुछ माइक्रो कंट्रोलर के नाम भी नहीं सुने होते, तो वो चीज़ आपको अभी कभी नहीं होगा। मतलब आप लोग ये वीडियो सही से देखे होंगे तो दोबारा कभी डाउट नहीं होगा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, like and subscribe. Stay tuned for the next video. Thank you very much.